नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, नरेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने बात कर ली थी दोस्तों। उसी के जैसा, उसी के बराबर इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आज आपके साथ में डिस्कस करना है। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं। बहुत बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो वेटेज भी अच्छा खासा है। और जैसा हमने नरेशन में चर्चा की थी कि आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको किसी चीज़ को ड्रैग नहीं करना है। यहाँ पर आप क्लास में जो पढ़ेंगे उसी से सीधा एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो पूरा पूरा मौका बनता है दोस्तों आपके पास 5 से 10 नंबर, 5 नंबर तकरीबन प्री एग्ज़ाम में खींचने का और 10 नंबर मेंस एग्ज़ाम में लेने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और एक बार फिर से आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की निशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज फिर एक आप सबके लिए करंट अफेयर्स और जीएस से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन हर बच्चा सही आंसर दे पाएगा। कारण दोस्तों फिल्मों और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फ्रीडम फाइटर का 30 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू, ठीक है, एक उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। और दोस्तों ये जो फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, इनका नाम है श्री अल्लूरी सीताराम राजू। आप में से काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उन्होंने रिसेंटली किसी फिल्म में इनका नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये जो फ्रीडम फाइटर हैं श्री अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी 125वीं वर्षगांठ थी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 125वीं। तो उस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका 30 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू उनका अनावरण किया है। और दोस्तों किस जगह पर ये अनावरण किया गया है, इस जगह का नाम है भीमवरम। ठीक है, आपको दोस्तों ये बताना है कि ये जो जगह है भीमवरम, जहां पर ये 30 फुट का स्टैचू अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, ये कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी जगह, कौन से राज्य में ये मूर्ति स्टैचू का अनावरण किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आपका सही होता है गलत होता है दोस्तों, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज योर विल टू अटेम्प्ट। आप कोशिश करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हमें कवर करना है वॉइस का चैप्टर। वॉइस, जब आप इस चैप्टर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो आप ये समझें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको हम स्टडी करते हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इंग्लिश ग्रामर में इतना ज्यादा वेटेज एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर दिया जाता है। चाहे वो नरेशन है, वॉइस है, ये दोनों ऐसे टॉपिक है दोस्तों, आपको और किसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले ना मिले, आपको वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में या बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहां कहीं इंग्लिश का पोर्शन आता है, वहां पर आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो नरेशन की हमने बात अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम वॉइस के बारे में समझते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए, आप जब कभी किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपके पास 2 तरीके होते हैं उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के। दोस्तों देखो, एक्शन यानी कि कोई काम हुआ है। अब वो काम किसी व्यक्ति ने किया, वो तो हो गया सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति ने काम किया वो है सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति के ऊपर काम हुआ या जिस चीज के ऊपर काम हुआ वो है ऑब्जेक्ट। और जो काम हुआ दैट इज एक्शन, उसके लिए आप वर्ब यूज करते हैं। वर्ब वो वर्ड जो ये बता दे आपको कि क्या काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है।
तो दोस्तों जब आप ये समझते हैं कि भाई एक चीज आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक चीज ऑब्जेक्ट है, और वर्ब होगी, वर्ब का रिलेशन दिखाने के लिए या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। अभी हम बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, एडवर्ब होगी सर, प्रीपोजिशन होगी, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी, उन सबको अभी दरकिनार कर देते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस में कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, वो व्यक्ति जिसने काम किया, ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम हुआ, ये कोई चीज हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बंदा भी तो हो सकता है। भाई आपने सपोज किसी को गाली दे दी, तो किसी व्यक्ति को गाली दी ना, तो इस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपने एक पेन नीचे गिरा दिया, पेन को नीचे गिराया ना, तो यहां पर वो चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकती हैं, ठीक है। और एक चीज क्या है सर, क्या काम किया गया, ठीक है। अब इन तीन चीजों को आप ध्यान से देखिए कि अगर सेंटेंस में इंपॉर्टेंस काम करने वाले व्यक्ति को दी जाए, ठीक है, अगर सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसको दी जाए, काम करने वाले व्यक्ति को, तो एक सिनेरियो बनता है, एक स्थिति यह है कि जी जिसने काम किया है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। दूसरी स्थिति यह है कि काम जिसने किया है उसे इंपॉर्टेंस मत दो, क्या काम हुआ है उसे इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है। करने वाले को नहीं, जिसके ऊपर हुआ है या क्या काम किया गया है उसे इंपॉर्टेंस दे दीजिए। अच्छा, अब आपसे मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, सर ये इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब, ये क्या फंडा है इसका, इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस देना। इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये है दोस्तों कि सेंटेंस में आप किस चीज को महत्व दे रहे हैं, और महत्व देना यानी कि किसे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई जो उम्र दराज आदमी है या जो इंपॉर्टेंट आदमी है उसे ऊपर का स्थान दिया जाता है, उसे पहले बैठाया जाता है, ठीक है, शीर्ष स्थान दिया जाता है। तो वैसे ही सेंटेंस में आप पहली पोजीशन उस व्यक्ति को देंगे जिसे आप इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि जी मैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को, यानी कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसे इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट को पहले लेकर के आइए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हमेशा सब्जेक्ट ही पहले होता है? नहीं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है। सर आप तो कहानी को आगे ले गए, कहानी को आगे नहीं, यहीं पर बात करते हैं। आपके पास सपोज एक सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। इस व्यक्ति ने दोस्तों काम किया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या काम किया गया सर? लिखने का काम किया गया, ये हो गई आपकी वर्ब। इसके ऊपर काम हुआ, आप पत्र लिख रहे थे, ठीक है, मैं पत्र लिखता हूं, तो जो लेटर है उसके ऊपर काम हो रहा है ना, तो ये बन गई आपकी दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें, मैं पत्र लिखता हूं, मैं, इसको आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में लेकर के रख दिया है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपने ज्यादा महत्व दिया है, इसको आप स्टार्टिंग में लेकर के आए हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम महत्व इसका है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो चीज सबसे पहले वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज सबसे लास्ट में वो सबसे कम इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना भाई, जब आप टीम आती है तो सबसे आगे कप्तान खड़ा हुआ रहता है। कप्तान क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में कौन रहेगा? वो 12th मैन रहेगा जो पानी वगैरह पिलाता है। हालांकि वो भी टीम का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि उसके बगैर टीम कंप्लीट हो जाएगी, बट वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कप्तान, वो सबसे आगे चलता है। तो वही चीज दोस्तों यहां पर है कि ये आपकी टीम का कप्तान है इस वक्त, उसको आपने सबसे स्टार्टिंग में रखा है। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसे लास्ट में, बीच में जो मध्यम दर्जे का इंपॉर्टेंस रख रहा है। इस तरह से आप, एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? इसे उल्टा कर दीजिए, इस चीज को स्टार्टिंग में ले आइए, इसको एंड में ले जाइए, वो दूसरा तरीका है। तो वॉइस क्या है दोस्तों? ये एक माध्यम है, ये एक तरीका है जिससे आप ये बताते हो कि जी सब्जेक्ट ने काम किया है या सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है। मतलब काम सब्जेक्ट के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि सब्जेक्ट जो काम हुआ है उसका असर
झेल रहा है या महसूस कर रहा है। मैं इसी सेंटेंस को अगर ये कहूं कि रमेश पत्र लिखता है, यानी रमेश ने काम किया, रमेश कोई काम कर रहा है या करता है। पत्र रमेश के द्वारा लिखा जाता है। अब भी देखो, लिखने का जो काम है वो रमेश ने ही किया है, लेकिन पत्र लिखे जाने का काम रमेश को आपने सौंप दिया या रमेश को उसका क्रेडिट दे दिया कि भाई ये जो काम हुआ है पत्र लिखने का ये रमेश ने किया है। तो दो चीज हैं कि या तो सब्जेक्ट ने काम खुद से किया और सब्जेक्ट उसका क्रेडिट ले रहा है। अपोजिट अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट ने काम किया तो, लेकिन उसका क्रेडिट वो ले रहा है, उसका श्रेय ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज को बताने का जो तरीका है उसे ही आप वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल भाषा में दोस्तों इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो ये कह सकते हो कि वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट हैज डन द एक्शन हिमसेल्फ और इज एक्सपीरियंसिंग द रिजल्ट ऑफ एक्शन डन बाय हिम। कि या तो एक इस वाले तरीके से तो आप ये बता रहे हो कि सब्जेक्ट ने वो काम खुद किया है। पैसिव वॉइस में आप क्या कर देते हो, आप ये बता रहे हो कि जो काम हुआ है उसका असर सब्जेक्ट महसूस कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ वॉइस। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी तरह की वॉइस हमारे पास होती हैं। वॉइस की जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों तो आपके पास दो तरह के वॉइस हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। वॉइस को दोस्तों जो बच्चे हिंदी मीडियम में जिन्होंने पढ़ा होगा जान लीजिए, इसको कहते हैं वाच्य। ठीक है, वाच्य। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस यानी कि एक्शन, वो एक्टिव है, वो काम करके दिखा रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति ने काम किया है या जिस चीज ने काम किया है, जिस भी एजेंट ने किया है वो सब्जेक्ट है, उसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसे आप स्टार्टिंग में रखते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उल्टा, जिस चीज के ऊपर काम हुआ है उसे स्टार्टिंग में ले आइए, जिस व्यक्ति ने काम किया उसे नगण्य कर दीजिए, उसे कर दीजिए लीस्ट इंपॉर्टेंट, उसे लास्ट में धकेल दीजिए, जिसके ऊपर काम हुआ है उसे पहले ले आइए, तो कहलाएगा पैसिव वॉइस। और अगर आप क्या करते हैं, जिसने काम किया उसे स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो अब वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। इज इट क्लियर? उम्मीद है दोस्तों चीज आपके दिमाग में क्लियर बैठी होंगी। एक्टिव वॉइस यानी कि जिसने काम किया वो सबसे पहले, पैसिव वॉइस यानी कि जिस चीज के ऊपर काम हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले ले आइए। ठीक है, तो ये दो वॉइस होती हैं आपके पास इंग्लिश ग्रामर में, और अभी हमें इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन रखना है कि एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब दोस्तों वो जो चेंज करने का डिस्कशन है उससे पहले हमें यह सीख लेना चाहिए कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला एक्टिव वॉइस है, कौन सा वाला पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बात करते हैं पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप सेंटेंस के जो वेरियस पार्ट्स हैं उन्हें कहां पर, किस जगह पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्लेसिंग है, ये जो पोजीशनिंग है, यही आपको पहचान करवाएगी कि गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये पहचानना आपको पोजीशनिंग से ही है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद में आपकी वर्ब होंगी और उसके बाद में क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो ये होती है पोजीशनिंग किसकी, एक्टिव वॉइस की। ये पोजीशनिंग है आपकी एक्टिव वॉइस की। जबकि पैसिव वॉइस में क्या मिलेगा आपको, ये दोस्तों देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस की वर्ब है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे आप, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आ जाइए, उसके बाद में वर्ब रहेगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उल्टा पैसिव वॉइस में आप क्या कर देते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे, उसके बाद में वर्ब रहेगी और लास्ट में चला जाएगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि दोस्तों आपने सब्जेक्ट को लास्ट में धकेल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, इसको महत्व नहीं दे रहे हो। आप महत्व किसको दे रहे हो पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को दे रहे हो, जिस चीज के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसीलिए आप उसको स्टार्टिंग में लेकर के आए हो।
उससे कम इंपॉर्टेंस वर्ब को दे रहे हो और सबसे कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस व्यक्ति को जिसने एक्चुअल में काम किया था बेचारे ने, ठीक है। लेकिन उसको आपने सबसे कम इंपॉर्टेंस दी, बोला तुम लास्ट में जाकर के बैठो पीछे 12th मैन। कप्तान किसको बना दिया? ऑब्जेक्ट को बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग चेंज करते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट आती है। पैसिव वॉइस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आएगी, फिर वर्ब आएगा और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। एक चीज और आपको पहचानने में मदद करेगी और वो चीज है बाई का इस्तेमाल, ठीक है। बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होना, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको बाई का इस्तेमाल मिलेगा। कुछ ऐसे सेंटेंस भी हम सीखेंगे अपनी क्लासेस में जहां पर बाई का इस्तेमाल नहीं है, फिर भी वो सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। वो हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप गोल्डन रूल नहीं मान सकते, इसको आप गोल्डन रूल नहीं मान सकते कि सर जहां कहीं बाई का इस्तेमाल दिख जाए उसे पैसिव वॉइस मान ले। नहीं, ऐसे भी कुछ सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर आपको बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको पहचान लेनी बहुत जरूरी है कि कहां पर किस पार्ट का पोजीशनिंग करनी है और उसको आप कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, ठीक है। दोस्तों बात करें अगर जब हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने नरेशन के चैप्टर में सीखा था कि भाई टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउंस चेंज करते हैं, वर्ड शोइंग नियरनेस को वर्ड शोइंग फारनेस में चेंज करते हैं, सेंटेंस, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर टाइप के सीखे थे कि कौन से टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो वैसे ही वॉइस चेंज करने के भी दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स की हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टू चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस की उसे आप स्टार्टिंग में लेकर के चले जाइए सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, उसे उठा करके सबसे पहले कहां पर ले जाइए? सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो वर्ब है उनको चेंज करना होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को एज पर नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, जैसा टेंस जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद तीसरा काम और बेहद इंपॉर्टेंट कि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा MV3 का इस्तेमाल करना होता है। MV3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चाहे आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करें, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें, किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में बदलें। आपको जब भी पैसिव वॉइस में बदलोगे तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लेनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आई गो टू स्कूल या आई राइट पोयम, तो राइट का रिटन बन जाएगा, ए पोयम इज रिटन बाई मी। आई एम राइटिंग अ पोयम, ए पोयम इज बीइंग रिटन बाई मी। चाहे कोई भी फॉर्म आप इस्तेमाल करें एक्टिव वॉइस में, जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो आपको थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एंड विदाउट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल यू कैन नेवर ट्रांसफॉर्म इट करेक्टली। ये सबसे गोल्डन नियम है दोस्तों, इसके बगैर कभी भी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको हमेशा यूज करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये दोस्तों हो गए आपके 3 नियम। सबसे पहला ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग करनी है, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब्स को चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा प्रीपोजिशन लेनी है बाई, अगर सेंटेंस डिमांड करता है तो, अगर सेंटेंस में जरूरत है तभी आप बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस में बाई की जगह पर दोस्तों एट, टू या विद इन प्रीपोजिशंस का भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वो संख्या बहुत
कम है। 5% मुश्किल से ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पर आप विदाउट बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज 95% केसेस में आप बाई प्रीपोजिशन लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। इज इट क्लियर? और पांचवी और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका सब्जेक्ट है उसे उठा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर ले करके रख दीजिए। यहां पर आपके जो 5 स्टेप अगर आपने सक्सेसफुली पूरे कर दिए तो आपका एक्टिव वॉइस सही तरीके से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास दोस्तों 12 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंस होते हैं। इन 12 के 12 का आप पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। दोस्तों मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इन 12 के 12 टेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इन 12 के 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आप अब ये मत कहना कि सर 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ये कहना गलत है। 12 के 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। हम 12 के 12 का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ये बात ठीक है। दोस्तों पैसिव वॉइस दरअसल इन 12 में से केवल 8 का बनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बन सकता है, मैं बता देता हूं, बन सकता है। काफी लोग ये सिखाते हैं कि जी नहीं बन सकता, बट मैं आपको आज दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि बहुत बड़े इंग्लिश ग्रामेरियन है माइकल स्वान। ठीक है, माइकल स्वान है, और ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इसकी किताबों को दोस्तों एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही छपी हुई किताब है जो माइकल स्वान ग्रामेरियन है बड़े फेमस, इनके द्वारा लिखी हुई किताब है इंग्लिश यूसेज, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज उस किताब का नाम है। तो दोस्तों उस किताब में माइकल स्वान ने लिखा है, क्लियर कट लिखा है कि 12 के 12 टेंस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बनता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए आम यूसेज में बच्चों को केवल 8 का ही पैसिव वॉइस सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर बन नहीं सकता, बन सकता है, और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर केवल 8 का ही यूज किया जाता है, इसीलिए 4 को छोड़ दिया जाता है। अब वो 4 को जो छोड़ दिया जाता है उसको धीरे धीरे लोगों ने ये कहने स्टार्ट कर दिया कि जी बनता ही नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि 12 के 12 का पैसिव वॉइस बन सकता है, और मैं आपको शो बना करके बताऊंगा। ठीक है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इतना सीख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस के पहले जो 3 हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से पास्ट टेंस के जो पहले 3 हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर, फ्यूचर के 2 टेंस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का। तो 8 टेंस का आप पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, नहीं यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी आप पैसिव नहीं यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी आप पैसिव वॉइस ना बनाते हैं, ना ही यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। उससे पहले आपको यह सीखना है दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखता कैसा है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके साथ में MV1 लगी होती है या MV5 लगी हुई होती है, और ऑब्जेक्ट होती है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस
या तो V1 फॉर्म होती है या V5 फॉर्म होती है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगी हुई होती है। दिनेश राइट्स ए लेटर। द बॉयज राइट ए लेटर। दोस्तों देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और बीच में आपको क्या मिल रही है, यहां पर MV5। ठीक है, ये V5 है ना भाई। डिक्शनरी फॉर्म आपको डिक्शनरी फॉर्म कौन से रूप में, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। हम ये वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। V5 कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ब। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी MV1 है, जिसे आप बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो आप V1 का इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप V5 का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है कि सब्जेक्ट पहले मिलेगा, उसके साथ में या तो V1 फॉर्म या V5 फॉर्म मिलेगी, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट मिलती है। ये स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तो अब इसको, स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये देख लीजिए। जब आपको दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसके लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी अब आप सीख लीजिए कि किस तरीके से बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे, उसके साथ में इज एम आर का इस्तेमाल होगा, प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके साथ में बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वही सेंटेंस लेते हैं, दिनेश राइट्स ए लेटर, तो अब क्या हो जाएगा, जो लेटर ऑब्जेक्ट जो है उसे आप स्टार्टिंग में ले आइए। दिनेश राइट्स ए लेटर था ना, तो ए लेटर को आप स्टार्टिंग में ले आए। ठीक है, इज एम आर, लेटर के लिए क्या लग सकता है सर, एक लेटर है तो आर तो नहीं लगेगा, आई का इस्तेमाल नहीं है तो सर एम भी नहीं लगेगा, इज लगेगा, ए लेटर इज। V3 फॉर्म, राइट की V3 क्या बनेगी, राइट रोट रिटन, ए लेटर इज रिटन। उसके साथ में अब सर बाई का इस्तेमाल कीजिए, चौथा पॉइंट, और लास्ट में सर सब्जेक्ट, काम किसने किया था सर, दिनेश ने, इज रिटन बाई दिनेश। इज इट क्लियर? दोस्तों देख लीजिए, आपको सिंटैक्स मैंने समझाया है, उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल डैम इजी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, द बॉयज राइट ए लेटर। ठीक है, अब क्या कीजिए, दी बॉयज सब्जेक्ट हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्टिंग में ले आइए, ए लेटर। लेटर के लिए अब चेक करिए इन तीनों में से क्या लगेगा, भाई एक है तो आर नहीं लग सकता, आई है, आई नहीं है तो एम नहीं लग सकता, सर इज बचा, ए लेटर इज। भाई सिंगुलर के लिए तो सर इतना तो अब आप इंग्लिश जान गए हैं, सिंगुलर के लिए सर इज लगेगा। ठीक है, ए लेटर इज V3 रिटन बाई सब्जेक्ट दी बॉयज, ए लेटर इज रिटन बाई दी बॉयज। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है दोस्तों? फॉर्मूला इस तरीके से है, उसको देख देख करके भी अगर आप चीजों को प्लेस करते हैं तो भी बना देंगे। ठीक है, और अगर इस तरीके से आपने 100-150 एग्जाम्पल कर लिए तो उसके बाद में तो आंख बंद करके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में जाकर के भी आंख बंद कर लेना, नहीं, वहां ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए चीज को। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट, लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता गाना गाती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट वर्ब सर ऑब्जेक्ट,
सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में उठा लाइए, ए सॉन्ग, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग, ए सॉन्ग है तो इज, ठीक है। तीसरा काम, V3 फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। चौथा काम सर बाई प्रीपोजिशन लगा दीजिए, लगा दिया। पांचवा काम सर सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में डाल दीजिए, ए सॉन्ग इज संग बाई लता, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप हर सेंटेंस को बना सकते हैं। वो जो 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं ना, उनको बस ध्यान रखिए। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में रखिए। दूसरा काम, ऑक्सिलरी, इज एम आर का, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। चौथा काम, बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल चेक करना है। अगर सेंटेंस की जरूरत है तो बाई का इस्तेमाल करिए, सेंटेंस की जरूरत टू प्रीपोजिशन की है तो टू लगा दीजिए, विद हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की भी जरूरत नहीं है तो इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, वो चेक करना जरूरी है, ठीक है। और पांचवा काम, सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लगा दीजिए। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से आप दोस्तों पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है उसे समझ लीजिए। जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट के लिए सीखा वैसे ही अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सीखते हैं कि सबसे पहले यहां पर आपको सब्जेक्ट मिलता है, इसके साथ में इज, आर, एम मिलेगा, V4 फॉर्म मिलती है, ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। V4 को आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ होता है, इसलिए तो आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। V4 फॉर्म मिलती है और उसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। देखिए, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये कैसा होता है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर इज, आर, एम, ठीक है। इसके बाद में क्या मिलता है आपको, MV4, यानी कि V1 के साथ में आप आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। उसके साथ में और क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट मिलती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एग्जाम्पल, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लता गाना गा रही है, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर में से इज लगा है क्योंकि सर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। आई होता तो एम लग जाता, फिर V4 वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी को कहते हैं हम MV4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को जरा सा भी बारीक सा डाउट हो कि सर ये MV4 का क्या मतलब है, वर्ब वाली प्लेलिस्ट खोल करके एक बार दोस्तों पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों वर्ब की फॉर्म्स के बारे में कंफ्यूजन रहेगी तो एक्टिव पैसिव में दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूं पहले ही, ठीक है। तो वर्ब्स वाली प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर वर्ब फॉर्म्स के बारे में पूरा डिटेल से हमने चर्चा की है। V1, V2, V3, V4, V5 पांचों पता होनी चाहिए। अब आप दोस्तों छठी सातवीं कक्षा के बच्चे नहीं है कि सर केवल V3 तक पढ़ लिया काफी है, आपको V5 तक पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, डिक्शनरी फॉर्म कौन सी है, पास्ट फॉर्म कौन सी है, और सिंगुलर के लिए प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, V5 तक। इसके बाद में लास्ट हो गई आपकी सर यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको सर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, वही नियम आपको फॉलो करना है दोस्तों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में लाइए, ए सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग। उसके बाद में क्या करेंगे सर, इज एम आर, इज एम आर को यहां ले आइए, इज एम आर प्लस बीइंग, सॉरी इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं,
ए सॉन्ग इज बीइंग sung बाय लता। एक गाना लता के द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी कंटिन्यूअस की बात होगी दोस्तों, वहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक एडिशनल चीज बीइंग। ठीक है, बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों पैसिव वॉइस का सिंटेक्स कैसा होता है सर, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं सर, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में क्या लेते हैं, बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीइंग। उसके बाद में क्या लेते हैं, MV3, पास्ट पार्टिसिपल। ये जो MV3 है ना, पैसिव में हमेशा ये MV3 ही इस्तेमाल होगा दोस्तों। एक्टिव में आप V1 इस्तेमाल करें, V2 इस्तेमाल करें, V3 इस्तेमाल करें, फर्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस में जैसे ही पहुंचेंगे आपको 100% V3 का ही इस्तेमाल करना है। ये आंख बंद करके इस नियम को तो आप फॉलो कर ही सकते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, V3 आपने लगा दिया। इसके बाद में बाई प्रीपोजिशन या टू या विद जो भी लगानी है। ठीक है, और लास्ट में सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंटेक्स बन गया दोस्तों किसके लिए, पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों देखिए चेंज क्या क्या किया है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो ऐसा का ऐसा ही है, इज एम आर वैसा का वैसा ही है, ये बीइंग जुड़ा है। वर्ब की जो फॉर्म थी वो V3, ये भी मैं बता चुका हूं कि हमेशा पैसिव में V3 का इस्तेमाल होगा। बाई जुड़ गया, ये जुड़ गया, और सब्जेक्ट आपने ऐसा का ऐसा ही रख दिया। तो कौन कौन सी नई चीजें आई हैं, बीइंग नया आया और बाई नया आया। बाई तो वैसे हर बार पैसिव में लगता ही लगता है, बीइंग एक ऐसी चीज है जो नई जुड़ी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको अब आप एक चीज यहां पर जोड़ लीजिए कि जब कभी कंटिन्यूअस का बात होगी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है, बीइंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बीइंग का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हितेश इज प्लेइंग चेस, हितेश चेस खेल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर MV4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले पहला नियम, ऑब्जेक्ट को उठा करके सर स्टार्टिंग में लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। ठीक है, दूसरा इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, इनमें से सर चेस के लिए भाई अभी प्रेजेंट की बात है तो इज लगा देंगे सर, इज। फिर बीइंग, सर कंटिन्यूअस की बात है तो इसलिए बीइंग का इस्तेमाल होगा, चेस इज बीइंग। वर्ब कौन सी लगेगी सर, पैसिव बना रहे हो सर, V3 का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा तो और कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, V3 क्या बनती है, प्लेड बनती है सर, बीइंग प्लेड। चौथा काम सर बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, और पांचवा काम सर सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में ले जाइए, सब्जेक्ट को उठा करके सर लास्ट में रख दिया। चेस इज बीइंग प्लेड बाई हितेश। समझ में आया दोस्तों, क्या इससे ज्यादा और कुछ सिंपल हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं। दोस्तों इंग्लिश में कुछ भी कठिन नहीं है, अगर आप चीज को समझ लें, रटोगे दोस्तों तो इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, और अगर आप समझ करके चलोगे तो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और नरेशन को तो मैं मानता हूं कि दोस्तों वो वॉइस के मुकाबले बहुत ज्यादा कठिन है, वॉइस नरेशन के मुकाबले बहुत आसान है। एक्टिव पैसिव आर डैम इजी एज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वहां पर आपको इतने सारे नियम और सब के सब साथ में अप्लाई करने हैं, यहां पर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट उठा करके यहां ले आओ, दूसरा स्टेप इस एम आर वाज वर हैज हैव हैड में से चेक कर लो, तीसरा काम सर V3 लगा दो, चौथा काम बाई का प्रयोग कर लो, पांचवा काम सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लगा दो, बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
रानी इज स्टडीइंग फ्रेंच। रानी फ्रेंच भाषा पढ़ रही है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का अध्ययन कर रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, या अब एक काम करते हैं, प्लूरल का लेते हैं, वी आर स्टडीइंग फ्रेंच, हम फ्रेंच भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। प्लूरल लेते हैं, कई सारे हमने सिंगुलर ले लिए। वी आर स्टडीइंग फ्रेंच। अब दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर में से आपने ले लिया, इसके बाद में एम वी फोर, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब फिर से वही अपने पांचों स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सर ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, ठीक है, फ्रेंच को ले आए सर। फ्रेंच का मतलब फ्रेंच लोग नहीं, फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रेंच। फिर इज एम आर। अब दोस्तों देखिए, ये लैंग्वेज है, ये सिंगुलर है, ठीक है, फ्रेंच इज। ऑब्जेक्ट उठा करके आप सबसे स्टार्टिंग में ले आए, पहला काम। दूसरा काम, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड में से उठा लीजिए। सर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर ही लगेंगे। उसके बाद में सर सिंगुलर है, भाई भाषा की बात हो रही है तो इज लग जाएगा, ठीक है। तीसरा काम, इसके साथ में बीइंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है, बीइंग तो आप लगाते ही हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस की बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो था, V3 इस्तेमाल करनी है, स्टडी। वर्ब क्या है दोस्तों, स्टडी। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, V3 क्या बनती है, स्टडीड, ठीक है। फ्रेंच इज बीइंग स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। चौथा काम, बाई प्रीपोजिशन लगा दिया। और अब क्या करेंगे सर, सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में रख देंगे। सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, वी। फ्रेंच इज बीइंग स्टडीड बाय वी, नहीं, बाय अस। ये मैं इसीलिए आपको एग्जांपल दिया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर यहां पर वी लगेगा कि अस लगेगा। अब दोस्तों देखिए, हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है, हमारे द्वारा, फ्रेंच हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है, फ्रेंच हमारे से नहीं पढ़ी जा रही है, हमारे द्वारा। तो इसके लिए यहां पर आपको अस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, अब ये नॉमिनेटिव केस नहीं रहा। हम, ये जो हम है, ये यहां पर दोस्तों कौन से केस में इस्तेमाल होगा, जो आपने प्रोनाउंस पढ़ी थी ना, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब अस को आप एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लोगे ना। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इसका अस बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए यहां पर आप वी इस्तेमाल मत कर देना, क्या इस्तेमाल करोगे, अस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही। आई एम थ्रोइंग स्टोन्स, है तो दोस्तों थोड़ा गलत काम, पत्थर फेंक रहा है ये लड़का, ठीक है, और वो भी मैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, प्लस V4 फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपना वही सीक्वेंस फिर से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आइए, स्टोन्स, ठीक है। इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, सर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर लेने पड़ेंगे, ठीक है सर। स्टोन्स पत्थर प्लूरल है तो क्या लें सर, आर लगेगा, ठीक है। स्टोन्स प्लूरल के लिए सर आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस बीइंग। अब थर्ड स्टेप, ये तो आपका पहला स्टेप था, आपने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आए। दूसरा स्टेप आपने इज एम आर में से ले लिया। तीसरा, इसको आप तीसरा स्टेप मत मानिए, ये तो मैंडेटरी है, कंटिन्यूअस का पैसिव बना रहे हो तो बीइंग का तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, V3 फॉर्म, थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ठीक है। थ्रो जो वर्ब होती है फेंकना, थ्रो, थ्रू, THREW, और थर्ड फॉर्म थ्रोन, THROWN, ठीक है, आर बीइंग थ्रोन, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है, V3 फॉर्म आपने यहां इस्तेमाल की। चौथा स्टेप बाई का इस्तेमाल करना, और पांचवा स्टेप सब्जेक्ट को उठा करके सर लास्ट में लगा दीजिए। स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाई आई कह दें क्या सर, नहीं, वही नियम लगाइए ना जो अभी पीछे हमने वी के लिए इस्तेमाल किया था, ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। आई नॉमिनेटिव केस है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका सर पॉजेसिव केस माइन, ठीक है।
तो इस तरीके से स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाई मी। ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। जब भी पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा मत कर देना कि एज इट इज उठा करके चिपका दो, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाई आई, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाई वी। नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। थ्रोन बाई अस, थ्रोन बाई मी, थ्रोन बाई देम। दे मत इस्तेमाल कर देना, स्टोन्स आर बीइंग थ्रोन बाई दे, गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लगाओगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। उसका केस आपको कौन सा बना देना है, ऑब्जेक्टिव केस बना देना है उसको, ठीक है, तब वो सही है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अभी जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बचा है, पास्ट के तीनों हैं और फिर फ्यूचर के 2 टेंस हैं, तो उन सबको हम अगली क्लास में अपना कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल्स आपके उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। क्लास को एंड करने से पहले मैं आप सबके साथ में आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन आपके लिए, था कि अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वतंत्रता संग्रामी, स्वतंत्रता योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, इनकी 125वीं वर्षगांठ पर, जन्म शताब्दी पर क्या किया था, 30 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू, कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था इनकी प्रतिमा का। और ये कौन सी जगह पर उद्घाटन हुआ है दोस्तों, भीमवरम जगह है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ये था कि ये जगह कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके पास थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड जानकारी दे दूं कि अभी रिसेंटली आप में से कई लोगों ने जो एक तेलुगु फिल्म आई थी RRR, ठीक है, ये फिल्म आप में से काफी लोगों ने शायद देखी भी होगी। तो यहाँ पर भी जो एक पात्र था रामा राजू, वो इन्हीं के जीवन से, अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन से ही प्रेरित है। ठीक है, और ये अल्लूरी सीताराम राजू जो थे ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में उन्होंने जो जनजातीय लोग होते हैं उनके लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया और उनका मेन जो उद्देश्य था, एक तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए तो लड़ ही रहे थे, साथ ही जनजातीय लोगों के जो अधिकार हैं उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। और एक जो इनका फेमस आंदोलन था उसका नाम था रंगा आंदोलन। ठीक है, रंगा आंदोलन ये आपको पता होना चाहिए, रंगा मूवमेंट कह सकते हैं, या इसको हिंदी में मैं लिखूं तो रंगा आंदोलन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रंगा आंदोलन, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनकी 125वीं वर्षगांठ थी। 6 जून को प्रधानमंत्री जी ने इनकी 30 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो जगह है भीमवरम, ये एक्चुअली ईस्ट गोदावरी जिला है आंध्र प्रदेश का, जिसके जो आंध्र प्रदेश में आता है, वहां पर ये जगह है भीमवरम जहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से हो सकता है कई बार दोस्तों फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो जिन लोगों ने अगर फिल्म काफी ध्यान से देखी होगी तो उनको इसके बारे में कुछ हल्का सा हिंट होगा, बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का दोस्तों अंत करते हैं। एक बार फिर से आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की, और ये जो हम जीएस भी दे रहे हैं, जीएस की भी चर्चा करते हैं, तो इसकी जानकारी हर ज़रूरतमंद बच्चे तक मुफ्त निःशुल्क मुहैया करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारियों को जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।